जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एससीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें किसी भी टॉपिक का जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसका करंट टू कोर तक कंप्लीट कवरेज होता है, ताकि एग्जाम में आपका अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो वो छूटने की संभावनाएं कम से कम हो और आप उस क्वेश्चन को बना सकें। ऐसा ही स्टडी हम आज के लेक्चर में भी करेंगे और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम कुछ टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं पहले उनको देखते हैं। जो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले शहीद दिवस। हर साल 23 सितंबर को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस को शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार भी 23 मार्च को पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। फिर हम बात करेंगे सारस क्रेन के बारे में। सारस क्रेन जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, धरती पे उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी के तौर पर इसे देखते हैं, और ये पक्षी का अभी एक जगह से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके उसको यूपी के एक पक्षी विहार में छोड़ा गया है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। फिर बात करेंगे रेडियोधर्मी सुनामी को लेकर। रेडियोधर्मी सुनामी जो हाल ही में चर्चित शब्द है। हम लोग सुनामी शब्द तो पहले सुनते आए हैं, लेकिन रेडियोधर्मी सुनामी क्या होता है और किस प्रकार उत्तर कोरिया से इसका संबंध है, किम जोंग उन से इसका संबंध है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे डीजी क्लेम की। डीजी क्लेम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है, इसके तहत जो क्लेम किया जाता है फसल बीमा के लिए, उसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के तहत कुछ ना कुछ व्यवस्था है, उस पर हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे एबेल पुरस्कार की। नॉर्वे में एबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल, इस बार किसको मिला, किस क्षेत्र में दिया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एक बड़े लेवल पर शुरू की गई स्कीम रही, एक ऐसी योजना जिसने लक्ष्य निर्धारित समय से 7 माह पहले पूरा कर लिया और हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि इसकी सब्सिडी का 1 साल और बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा बनती है। फिर हम बात करेंगे शारदा पीठ के बारे में। दोस्तों, जब भी हम शारदा माता का नाम लेते हैं, शारदा देवी को याद करते हैं, तो हमें मैहर का शारदा देवी का मंदिर याद आता है। निसंदेह मैहर जो है वो चर्चित है, इसके लिए संगीत की नगरी कहलाता है, मध्य प्रदेश के सतना में है। परंतु इस बार जो शारदा पीठ है वो चर्चा रहा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के शारदा पीठ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस की, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इस सब के बारे में। फिर बात करेंगे नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, इसका दक्षिण अफ्रीका से कैसे संबंध है, क्यों इस तारीख पर अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और इसको फिर थोड़ा सा गांधी जी से कोट करके भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023। हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, देखेंगे ये रिपोर्ट क्या है, कब से जारी की जा रही है, पहली बार किस देश में ये रिपोर्ट चर्चा में आई थी, हाल ही में किस देश को इसमें नंबर 1 रखा गया है, कौन सबसे नीचे है, भारत का स्थान क्या है, आदि चीजें सब चर्चा करेंगे डिटेल में इस लेक्चर के अंतर्गत। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शहीद दिवस की। दोस्तों, शहीद दिवस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर क्लास में जो कॉपी पेन है वो लेकर बैठते होंगे और चीज़ों को नोट करते होंगे, क्योंकि नोट करना ज़रूरी है। करंट अफेयर का आपका एक अच्छा नोट्स बनाना होगा ताकि एग्जाम में कुछ छूटे ना, ठीक है ना, तो नोट्स बनाते रहिएगा। शुरू करते हैं पहला टॉपिक, शहीद दिवस। दोस्तों, हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 1931 से। क्यों मनाते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के बलिदान की याद में मनाया जाता है। 1931 में 23 मार्च के दिन तीनों महान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी और इनकी शहादत हुई। उस शहादत को हम याद करते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन एक पक्ष और ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस भारत में अन्य कई तिथियों पर मनाते हैं, जैसे 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये किसको श्रद्धांजलि देने के लिए, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गोडसे जी ने 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, और नाथूराम गोडसे ने 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोलियां मारी। उसके बाद उनकी शहादत हो गई। उसके बाद से इनके
इस मृत्यु के दिन को भी हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने इस शहीद दिवस को लेकर चर्चा की थी, गांधी जी के बारे में चर्चा की थी, और उस समय मैंने बताया था कि और कौन कौन सी तिथियों को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं कि अन्य कौन कौन सी तिथियों पर भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, किन किन राज्यों में। क्लियर। अभी हम बात करते हैं किसकी, भगत सिंह जी की, राजगुरु की और सुखदेव जी की। क्लियर। तो 23 मार्च को 1931 में इन तीनों महान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। अब समझना है कि क्रांतिकारी आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें भगत सिंह जी की, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, 1907 में। कुछ लोग 27 सितंबर भी बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम 28 सितंबर 1907 है। कहाँ हुआ था जन्म? तो आज ये जगह जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में बंगा, ये पाकिस्तान का जो पंजाब रहा उस प्रांत में रही, यहाँ जन्म हुआ था। सरदार किशन सिंह जी जो थे, इनके पिता थे, और माता थी विद्यावती कौर, ये माता रही। बंगा में बर्थ हुआ था, पाकिस्तान में है वर्तमान में यहाँ पर। ऐसे आप एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है स्वतंत्रता के लिए, और अलग अलग प्रकार की स्थितियां आप देख रहे हैं। परिवार में भी इन्होंने देखा किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए परिवारों ने लड़ाई की, और कहीं ना कहीं बचपन से ही मन लग गया था कि भाई देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना है, देश को आज़ाद कराना है, इनकलाब चाहिए। इसलिए नारा भी दिया, इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया गया। साम्राज्यवाद का नाश नारा दिया गया, किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। तो इस इन्वायरमेंट में बड़े हुए, और एक एज जब हुई उसके बाद घर छोड़ दिया। किस चीज़ के लिए? क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, इन सब लोगों से मिलते हैं और उनकी संस्था में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ याद रखना है आपको कि 1924 में एक संस्था बनी थी। इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर। ये संस्था थी, 10 लोगों की एक संस्था थी ये। इस संस्था को स्थापित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा योगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल, ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी रहे, महान क्रांतिकारी रहे, इन सब लोगों ने इसको बनाया था। 10 क्रांतिकारी की एक पूरी व्यवस्था तैयार हुई थी जिन्होंने आगे जाकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था, और इसी में बाद में भगत सिंह जी भी शामिल हुए थे। अब ये जो संस्था 1924 में बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़ते चले। कब बनी थी? याद रखिएगा 1924 में। इसके अलावा नौजवान सभा जो है उसके भी अंग रहे भगत सिंह जी, ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो संस्था रही, इसको 1928 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसमें क्या कर दिया गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। कब? 1928 में, भगत सिंह जी के द्वारा। अब यहाँ एक और चीज़ समझना है कि जब क्रांतिकारी गतिविधियों में आए तो हमारे क्रांतिकारी जो आंदोलन के क्रांतिकारी लोग थे, उनमें एक वित्त की कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि भाई हमें बड़े लेवल पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना है, संघर्ष करना है, तो हमें हथियारों की कमी होगी। तब एक योजना बनाई गई थी काकोरी कांड की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि क्रांतिकारी मतलब क्या। तो याद रखिएगा, जो आप क्रांतिकारी शब्द की बात करते हैं, ये आंदोलन के उद्भव होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। जब 1885 में कांग्रेस बनी, उसके बाद इसका नेतृत्व अलग अलग विचारधाराओं के हाथ में रहा। एक समय गरम दल के हाथ में, एक समय नरम दल के हाथ में। जब नरम दल गरम दल का ये विचार रहा और अंत में देखा गया कि कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ, तब जाकर एक क्षुब्धता आई, असंतोष आया, और युवा वर्ग जो था वो इस तरफ अग्रसर हुआ। इसका एक कारण भी हम लोग देखते हैं
कि 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन जो था उसमें बढ़ चढ़कर देश के युवाओं ने, महिलाओं ने हिस्सा लिया था, बहुत बड़े लेवल पर हिस्सा लिया। और हिस्सा लिया क्योंकि गांधी जी ने एक विचार दिया था, एक संकल्प दिया था कि 1 साल के भीतर आज़ादी दिला दूंगा, मेरा साथ दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को 1 साल में आज़ादी का वो स्वप्न दिख रहा था, तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हुए। बहुत बड़े लेवल पर जुलूस होते थे, बैठकें होती, सब चीज़ें इसमें चली। और ऐसा ही एक गतिविधि चल रही थी 1922 में यूपी के चौरी चौरा में। ये जो घटना घटी चौरा चौरी स्थान पर, यह घटना हुई थी 5 फरवरी को। ये वो समय था जब जो जुलूस निकाल कर जा रहे थे आंदोलनकारी असहयोग आंदोलन के, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाकर झंडा लेके निकल रहे थे, पुलिस चौकी के पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज के बदले आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी और कई पुलिस वाले मर गए। इस घटना से गांधी जी ने क्या किया, 11 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन की वापसी कर दी और इसने बड़े लेवल पर युवाओं को, इस आंदोलन में शामिल लोगों को क्षुब्ध कर दिया, असंतोष पैदा कर दिया और उसने कहीं ना कहीं इन्हें बड़े लेवल पर क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और फिर कौन सी संस्था बनती है 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया। कब, 1928 में। तो ये व्यवस्था हमको देखने को मिली और क्रांतिकारी आंदोलन बड़े लेवल पर थे। और जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में वित्त की कमी से क्रांतिकारी जूझ रहे थे और ऐसी कंडीशन में यह देखा गया कि क्या किया जाए, तब बिस्मिल के नेतृत्व में एक योजना बनाई। वो योजना कौन सी थी, वो योजना थी आपकी काकोरी कांड की। 10 क्रांतिकारियों का पूरा ये ग्रुप था, बिस्मिल उसका नेतृत्व कर रहे थे, योजना बनाई थी। अब काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ, जब सरकारी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन है, ये जो ट्रेन है खजाना लेकर जा रही थी, बड़ा खजाना था, कहाँ जा रही थी, सहारनपुर लखनऊ। इस ट्रेन में पता था कि बड़ा खजाना लेकर जाते हैं और ये काकोरी नामक स्टेशन पर रुकती है रात में, और सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर, 10 क्रांतिकारियों के पूरे ग्रुप ने मिलकर इस ट्रेन को लूट लिया, जिसके बाद क्रांतिकारियों की वित्त संबंधी समस्याएं खत्म हो गई। क्यों लूटी गई उसका कारण याद रखिएगा, क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ ही संघर्ष करना था, युद्ध लड़ना था और उसके लिए हथियारों की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने पैसे की पूर्ति के लिए बोला, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के खजाने से, चलो वो पैसा तो हमारे देश का था परंतु ये लूट के ले जा रहे थे ना, तो उनके इस सरकारी खजाने को लूट लिया, उससे अपनी ज़रूरतों की पूरी की। तो ये काकोरी कांड का आप याद रखिएगा, 1925 का कांड, जिसमें भगत सिंह जी शामिल थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों से भगत सिंह जी का रिश्ता रहा, उनमें वो शामिल थे, भले ही वो नौजवान सभा हो, भले ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो, जिसका नाम 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। यहाँ हम काकोरी कांड की बात करें। अब नेक्स्ट घटना पर जाते हैं। यहाँ ये देखने को मिल रहा था कि पूरे भारत में एक अलग प्रकार की व्यवस्था, एक परिस्थितियाँ बन रही थी। ब्रिटिश सरकार जो थी वो टेंशन में थी, और ब्रिटिश सरकार का टेंशन ऐसे भी दिखता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक अधिनियम लाए थे जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर आए और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम ये सुधार लागू करेंगे, 10 वर्ष बाद इसकी टेस्ट करने के लिए, इसके चेक करने के लिए आप लोग इस सुधार को कितना लागू हो पाए, कितना आप इसके तहत चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए उसके बाद फिर हम आपको डोमिनियन स्टेट और बाकी दर्जा देने का सोचेंगे, मतलब भारत का भविष्य तय करेंगे। अब वो कब लाने वाले थे, 1919 में आप अधिनियम लेकर आए, 10 साल बाद लाने वाले थे, तो कब लाते आप, 1929 में। लेकिन सभी परिस्थितियों के चलते इन्होंने वो कदम उठा लिया 2 साल पहले। अब 2 साल पहले वो कदम उठाया, तो कब उठाया, तो याद रखिएगा वो कदम इन्होंने उठाया 2 साल पहले। 2 साल पहले कब, 1929 की जगह पर 1927 में। 1927 में इन्होंने एक कमीशन भारत भेजा। 1927 में 8 नवंबर को बनाया गया कमीशन था, जिसके अध्यक्ष थे साइमन, और इसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन। जल्दबाजी में कमीशन बनाया, क्यों, क्योंकि परिस्थितियां अलग हो रही थी। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को बनाया और 3 फरवरी 1928 को ये बंबई आया था, ये याद रखिएगा।
इसका हम भगत सिंह जी से कनेक्शन जोड़ने वाले हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। पूछेगा साइमन कमीशन कब बना था? 8 नवंबर 1927 के आसपास। कब भारत आया था? तो बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही ये भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब ये भी समझ लीजिए कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। विरोध किया गया क्योंकि इस कमीशन में 7 सदस्य थे। अब ये जो 7 सदस्य थे ये क्यों भारत आने वाले थे? भारतीयों का भविष्य तय करने, आपको स्टेट दे कि नहीं दे, क्या स्थिति। 7 सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे, गोरे थे, इसलिए इस कमीशन को बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। अब सोचिए, भारतीयों का भविष्य तय करने अंग्रेज आने वाले थे, तो क्या अंग्रेज अब हमारा भविष्य तय करते? इस बात से हम लोग गुस्सा हुए। हमने कहा कि भाई हम लोगों को शामिल करो तो ठीक है, नहीं करते तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। जब एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं हुआ तो हमने इसका विरोध किया। जगह जगह काले झंडे दिखाएगा और नारा लगाएगा साइमन गो बैक। तो जैसे ही ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसका विरोध किया गया। बाद में ये कमीशन पहुंचता है कहां? अमृतसर, पंजाब। तो अमृतसर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय के साथ मौजूद थे कौन? भगत सिंह जी भी शामिल थे। तो इनके द्वारा इसको विरोध किया जा रहा था। और यहाँ पर जो यहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर था उसके बाहर जब आंदोलन चल रहा था तो एक व्यक्ति आया पुलिस वाला जिसका नाम था सैंडर्स। इस सैंडर्स ने आदेश दिया लाठीचार्ज का। उस लाठीचार्ज में लाला जी के सिर पे लाठी लग गई और लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर जब लाठी लगी वो घायल हुए। भगत सिंह ने उसको सहारा दिया। तब उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। तो अगर ऐसा कोटेशन आता है एग्जाम में तो उसको याद रख लीजिएगा, लाला जी का है। साइमन कमीशन के समय जब लाठीचार्ज हुआ था तो ये कहा था। और इसके बाद बड़े लेवल पर भगत सिंह ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब देखिए, सैंडर्स के आदेश पर ऐसा हुआ था। सैंडर्स के आदेश पर भगत सिंह और इनकी पूरी टीम का टारगेट कौन है? सैंडर्स। और हुआ यही, 1928 में योजना बनाकर सैंडर्स को गोली मारी, सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब मुद्दा यह हुआ कि ये सारा आंदोलन चल रहा है, तभी ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल ले आई। इसका विरोध करना था। मतलब सोचिए कि सभा में जो विधानमंडल होते थे वहां से बिल पास हो जाते थे और जो लोग वहां होते थे वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाना जरूरी था, उनका विरोध करना जरूरी था। तो यहां पर इन्होंने एक योजना बनाई बम कांड की। योजना ये बनाई कि जो लोग अंदर होते हैं उनके बहरे कानों को सही करना है, उन तक आवाज पहुंचानी है। इस योजना के कई सारे और रीजन थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक बम कांड का योजना बनाया। जब योजना बना रहे थे तो बात ये निकली कि अगर हम असेंबली में बम फेंकेंगे तो कई सारे हिंदुस्तानी भी मारे जाएंगे, निर्दोष भी मारे जाएंगे। तो बोला बम ऐसा नहीं कि लोग घायल हो जाए, मर जाए, आवाज के लिए बम फेंकने वाले हैं। तो बम कांड की योजना बनाई और उस योजना में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु तीनों शामिल हुए। पब्लिक सेफ्टी बिल के विवाद में असेंबली हॉल में गए, वहां पर बम फोड़ दिया। अब बम जैसे फोड़ा तो बहुत तेज धमाका हुआ, धुआं धुआं हो गया और वहां पर नारे लगाए जाने लगे, क्या? इनकलाब जिंदाबाद। अब इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाने, ये घटना कब की है? 1929 की। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे और कोशिश करते तो भगत सिंह जी और ये आराम से भाग जाते, परंतु इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम गिरफ्तार हों, हमें सजा हो और उसके बाद दूसरे नौजवानों को ये क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रेरित करेगा, मरने के लिए तैयार करेगा देश के लिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन का इससे बढ़ावा मिलेगा, ये सोच थी। यही हुआ कि बमकांड हुआ। बमकांड के बाद तीनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद इन पर मुकदमा चलाया गया, सैंडर्स की हत्या किया और उस हत्या के अपराध में इन्हें 1930 में हो गई सजा। और 1930 में सजा हुई और उसके बाद 1931 में सजा का 23 मार्च के दिन देने का प्रावधान किया गया। चाहते तो जेल से भी भाग जाते लेकिन नहीं भागे। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल बनाना था, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये एक आदर्श था। तो 1930 में सजा हुई और 1931 में 23 मार्च के दिन फांसी हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भागे नहीं, शहादत दी और कहीं ना कहीं हंसते हुए गाते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। ये व्यवस्था थी। लेकिन एक दुखद भी इस घटना का एक वृत्तांत है जो कई जगह पर मिलता है। जब इनकी शहादत हुई और बाहर जो जनता थी उसमें एक आक्रोश था, उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने
इनके शव के टुकड़े कर दिए गए और उसको चुपके से ले जाकर जला रहे थे। और जब जला रहे थे तो कुछ लोगों ने इन्हें देख लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसरों को, पुलिस वालों को। तो उनको जब देखा तो पुलिस वाले शव को जला रहे थे, और जलाने के लिए हम लोग हमारी व्यवस्था में घी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। तब देखा आते हुए तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, वहीं के वहीं जलता हुआ छोड़ के कुछ टुकड़ों को इन्होंने शव के सतलुज में फेंक दिया अंग्रेज़ों ने। जब कुछ लोग आए, उसके डर से पुलिस वाले भागे, वहाँ जितने भी इनके शव के टुकड़े मिले थे, लोगों ने उनको इकट्ठा किया और विधिवत उनका दाह संस्कार किया था। तो ऐसी कुछ कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं ये महान क्रांतिकारियों को लेकर, जो हमेशा हमारे दिलों में एक आदर्श के तौर पर होते हैं। इसलिए इस आदर्श को हमेशा अपने दिल में बनाए रखने के लिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने भगत सिंह जी के बारे में इस लेक्चर में विभिन्न मुद्दों पर डिस्कस किया। वो मुद्दे कौन कौन से थे? हमने नौजवान सभा की बात की, हमने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात की, हमने काकोरी कांड की बात की, हमने पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर बम फोड़ने की बात की। सब चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? दूसरा टॉपिक है सारस क्रेन। दोस्तों, सारस क्रेन जो यूपी का राजकीय पक्षी है, इसे अभी रायबरेली में बचाया गया और बचाकर वहीं के समसपुर पक्षी विहार में छोड़ा गया है, रेस्क्यू किया गया है। ये ऐसा पक्षी है जो कि IUCN की सूची में है। IUCN की सूची में है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, IUCN को लेकर YouTube पर लेक्चर्स हैं जिनमें IUCN को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है। लिंक में जाइएगा, वहां जाके इसको देखिएगा। IUCN की सूची है, कितनी सूची? 9 श्रेणियां आती हैं। इस श्रेणियों में इसको सुभेद्य माना गया है। अगर संरक्षण नहीं किया तो संकटग्रस्त में चला जाएगा। तो एक प्रकार से ये चिंतनीय है। और हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो 1972 में अधिनियम बनाया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसकी अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा। किसको? सारस क्रेन को। तो ये व्यवस्था है, आपको याद रखना है। किसको लेकर याद रखना है? सारस क्रेन को लेकर। सारस क्रेन के बारे में और अगर हम देखें तो ये इस दुनिया में, धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। अब सबसे बड़ा पक्षी मतलब इसकी अगर हम आकार की बात करें तो 152 से 156 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और जब ये अपने पंख फैलाता है ना उड़ने के लिए, तो लगभग 240 सेंटीमीटर के आसपास विस्तृत हो जाता है। तो बहुत बड़ा पक्षी है। पहचान कैसे करेंगे? चोंच लंबी होती है, गर्दन तक का जो ऊपर का सिर होता है वो लाल कलर का होता है, बाकी पूरा सफ़ेद होता है। बड़ा पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ग्रस एंटीगोन है। और इस पक्षी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये अपने साथी के साथ रहने के लिए जाना जाता, मतलब अपनी उम्र भर अपने साथी के साथ रहने के लिए जाना जाता। समन्वय इसके अंदर बहुत बड़ी है, सहचर्य इसके अंदर होता है, याद रखिएगा। सारस जो है उसकी हम और बात करें, कहाँ कहाँ मिलता है तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये देखने को मिलता है आपको भारत में। बराबर सबसे बड़ा पक्षी होता है उड़ सकने वाला। ये इसके बारे में जानकारी है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने एक इसकी बात की, सारस क्रेन की। और विशेष तौर पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियोधर्मी सुनामी। दोस्तों, रेडियोधर्मी सुनामी की जब आप बात करते हो तो इसको साधारण शब्दों में आप समझ लीजिएगा, समुद्र में या महासागर में परमाणु विस्फोट। समुद्र में या महासागर में आप परमाणु विस्फोट करेंगे तो जो बड़ी लहर उत्पन्न होगी उसे हम रेडियोधर्मी सुनामी कह सकते हैं। इजी शब्दों में याद रखना है। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा? उत्तर कोरिया के कारण चर्चा में रहा। उत्तर कोरिया वैसे ही बहुत सारी संधियों में शामिल नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को उल्लंघन करता रहता है। बहुत पंगे भी हैं, हर एक देश की इसके ऊपर नजर रहती है। संकट बना हुआ है, कब क्या कर दे कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सन की तानाशाह जो है किम जोंग यू, जो प्योंगयांग इसकी राजधानी है, वहां पर वो इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है। तो इसने हाल ही में एक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। देखिए, याद रखिए, परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन है और इसका नाम क्या है? हेल। हेल नाम का है ये
और इसके द्वारा इसके इंपॉर्टेंस क्या रहा कि ये एक रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न कर सकता है, ये इसकी विशेषता बताइए। तो ये दावा किया है उत्तर कोरिया ने। अच्छा, ये हेल है, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्वार की लहरें, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सुनामी, इसका अर्थ होता है। अगर सुनामी की तरफ जाए, सुनामी क्या है दोस्तों? तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट की और आती विशाल लहरें। क्लियर? और ये भी जान लीजिए कि जब ये लहरें तट की ओर आती हैं तो कितना भयंकर, बोल सकता भाई, मचा देती हैं। जापान जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा, तो मान लीजिए सुनामी से ग्रस्त है, सबसे ज्यादा भूकंप से ग्रस्त देश होता है जापान। जापान में इस सदी की सबसे भयंकर सुनामी आई थी 2011 में। उस सुनामी में कई लाख लोग तो मरे थे ही, लेकिन फुकुशिमा दाइची ये परमाणु संयंत्र में भी रिसाव होने लगा था इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? जापान में आती है, और इसकी वजह से 2011 में इतना कुछ नुकसान हो चुका है। सुनामी का मेन जो रीज़न होता है दोस्तों वो क्या होता है? महासागरीय भूकंप। महासागरीय भूकंप इसका मेन रीज़न हो। जब महासागर के भीतर भूकंप आता है सतह पे, तो उसके कारण एक बड़ी लहर बन जाती है जो सुनामी का कारण बनती है। तो ये याद रखिएगा। अब सोचिए कि सुनामी ऐसे होती है ना, भूकंप के जैसे होती है ना, तो अगर हेल परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण करोगे, परमाणु विस्फोट करोगे, तो परमाणु विस्फोट के कारण सोचिए कितने बड़े लेवल पर भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है। तो उस परमाणु विस्फोट से एक बड़ी सुनामी जैसी लहर जनरेट हो जाती है, और उसको आप क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी सुनामी का नाम देते हैं। अब सोचिए कि उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया ये कर क्यों रहा है? उत्तर कोरिया ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपने दुश्मन देशों को नष्ट करना चाहता है। ये देशों के जो बंदरगाह होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए ये काम कर रहा है। इसका प्लान है, ये बंदरगाहों को और बाकी चीज़ों को नष्ट कर सकता है, इसलिए ये बना रहा है। तो उठपटांग हरकतें सारी यही करते रहता है। लेकिन सोचिए उसके बावजूद बड़े बड़े देश इसके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, बराबर। तो ये हेल की हम लोगों ने बात की। हेल जो है वो कोरिया से संबंधित रहा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा रेडियोधर्मी सुनामी क्या है क्या नहीं है। प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, डीजी क्लेम। दोस्तों डीजी क्लेम क्या है? डिजिटाइज्ड क्लेम भुगतान की एक मॉड्यूल है। डिजिटाइज्ड क्लेम भुगतान का एक मॉड्यूल है क्या? डीजी क्लेम हाल ही में लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया है इसको। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि किसानों को इसके तहत बीमा का जो भी राशि होगी वो तुरंत भुगतान किया जाएगा ऑनलाइन, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बीमा क्लेम के माध्यम से, क्लेम ऑनलाइन भुगतान। और इसका 6 राज्यों के किसानों को अभी लाभ मिलेगा। किसको? राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा। और इनको 23 मार्च 2023 को कुल 1260.35 करोड़ रुपए का बीमा दावा निपटान किया गया। तो बीमा दावा निपटान का क्लेम का ऑनलाइन मॉड्यूल है डीजी क्लेम, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। क्यों, क्या जरूरत है इसको लॉन्च करने की? दोस्तों अगर फसल खराब होती है, किसानों को बीमा दावा निपटान क्लेम देर से मिलता है, तो अगली फसल कैसे होगी? तो किसानों को वित्तीय की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, वित्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, उनको निरंतर कृषि कार्य में लगाने के लिए, कृषि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था चालू की गई है। तो एक अच्छी व्यवस्था है जिसमें पारदर्शी रूप में किसानों को उनकी बीमे की राशि हस्तांतरित की जाएगी उनके खातों में, बराबर। अब डीजी क्लेम में ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को बात करने की जरूरत है किसमें लेकर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, PMFBY। एग्जाम में आता है PMFBY लिख देंगे, बोले इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा रूप लिखिए। तो पूरा रूप लिखने को आए तो याद रख लीजिएगा क्या इसका पूरा रूप है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के नामांकन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, याद रखिएगा। नामांकन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के नामांकन की।
और एक और चीज, ये योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और ये योजना के पीछे जो नोडल एजेंसी होती है उसका नाम याद रखिएगा। जो नोडल एजेंसी है वो है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालय जो है ये इसका सर्वोच्च नोडल एजेंसी है। और भारत के कृषि मंत्री कौन है अभी हाल फिलहाल, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री भारत के। ऐसी योजनाओं की जरूरत क्या है तो समझ लीजिएगा कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अच्छा, कोई भी देश किस पर आधारित है कैसे पता चलता है, तो यहाँ याद रखिएगा, कोई भी देश किस व्यवस्था पर आधारित है वो पता चलता है कि उसके यहाँ पर कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है। भारत की बात करें तो भारत में आज भी लगभग 48 से 50% लोग सीधे तौर पर किस पर, कृषि से रोजगार पाते हैं, ठीक है। और अगर इनडायरेक्टली डायरेक्ट दोनों बात कर ले तो लगभग 70% के आसपास लोग हैं जो कृषि पर निर्भर है। भारत ने कोरोना के ड्यूरेशन में भी हिम्मत नहीं हारी, दूसरे देशों की तुलना में भारत में समस्याएं कम रही, हम थोड़े टेंशन फ्री थे, बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं गर्त में चली गई थी। तो हमको अगर किसी ने संभाले रखा है ना कोरोना काल में भाई, तो याद रखना वो संभालने वाला कृषि सेक्टर ही था। कृषि ने हम लोगों को कोरोना काल में संभाला है और कृषि के निर्यात में बहुत बेहतर हमारे देश में वृद्धि देखने को मिली है, खासकर मध्य प्रदेश में। टोटल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पे आ गया मध्य प्रदेश। लगभग 12-12.5% खाद्यान्न का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश और लगभग 17% के आसपास उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पर आता है किसका नाम, मध्य प्रदेश का नाम। तो कई सारे बदलाव हैं। अच्छा, ये आंकड़े जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कृषि वृद्धि दर, अगर हमारा देश में कृषि वृद्धि दर की बात करें तो कृषि वृद्धि दर रही है 3.5%। जैसे ही उद्योगों की वृद्धि दर होती है, उद्योग की वृद्धि दर है 4.1%। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, 2022-23 के वित्तीय वर्ष में बात कर रहा हूं मैं, 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कितनी रही वो, तो 9.1% रही। ये सारे आंकड़े आपको कहां से पता चलेंगे, आप इनकी विश्वसनीयता कहां से लेंगे, तो याद रखिएगा ये सारे आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में, आर्थिक सर्वे में। और आर्थिक सर्वे 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। आर्थिक सर्वे सबसे पहले 1951 में जारी किया गया, तब से जारी किया जा रहा था हर साल। और आर्थिक सर्वे हर बार ऐसा हो रहा था 1951 से 1964 तक कि ये बजट के साथ पेश हो रहा था। इस साल का पेश हुआ 31 जनवरी 2003 को। हर साल पहले इस समय तक 1951 से 1964 तक बजट के साथ पेश होता था, लेकिन 1964 के बाद से आज तक व्यवस्था क्या है, बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये याद रखना है आप लोगों को। तो ये आर्थिक सर्वे जो होता है इसमें ये सारे आंकड़े दिए गए। तो इस आधार पर देखिए कृषि की विकास दर कितनी रही, 3.5%, उद्योगों की रही 4.1%, सेवा की रही 9.1%। लेकिन अगर हम इन दोनों को हटा दें, कोरोना काल में ये तो चल ही नहीं रहा था ना भाई। लेकिन कोरोना काल में सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो कृषि, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कृषि ने किया। कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करने की, कि भाई कम से कम खाद्य सुरक्षा तो बनी है। 140 करोड़ लोगों को खाना उपलब्ध कराना, खासकर कोरोना के काल में, छोटी मोटी बात नहीं है। तो भारतीय कृषि को मजबूत करने की जरूरत आज है। ये बात अलग है कि लगभग 18-18.5% के आसपास जीडीपी में योगदान है इतने के बाद, लेकिन इसको बढ़ाने की तरफ आपको काम करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सशक्त करने की ऐसी एक योजना है जो 2016 में लॉन्च की गई थी। भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी काम करता है। याद रहेगा, सबसे बड़ी किसानों के नामांकन की दृष्टि से विश्व की योजना है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, एक तो ये कि कीड़े पड़ जाएं, मौसम की मार हो जाए, तूफान आ जाए, जलवायु के कारण किसी भी प्रकार से आपकी फसल अगर नष्ट हो जाती है तो उस फसल का जो भी भुगतान होगा वो सरकार करती है, ताकि किसानों के पास पैसे की उस समय कमी ना हो, वो आगे की कृषि की तैयारी कर सकें।
किसानों में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, कृषि की सततता को जारी रखना इसका उद्देश्य है। यही नहीं, इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकी को अपनाने के तरफ आगे बढ़ाना, उस तरफ ले जाना भी कहीं ना कहीं काम है कि किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाएं, ये सब इसका उद्देश्य है। दूसरी बात, ऋण की निरंतरता को बनाकर रखना है, कहीं ना कहीं उनको ऋण उपलब्ध हो जाएं आसानी से, इन सब चीजों को भी बनाकर रखना है उद्देश्य किसका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। कौन इसके लिए पात्र होगा? अगर पात्र पूछा जाता है कि इसके लिए पात्र कौन होगा, उद्देश्य तो समझ में आ गया, पात्र कौन होगा? तो पात्र होंगे सभी के सभी ऐसे लोग नोटिफाइड, ऐसे अधिसूचित किसान अधिसूचित फसल करते हैं, उनमें पट्टेदार भी शामिल हैं और उनमें जोतदार भी शामिल हैं। तो भारत के सभी अधिसूचित फसलों के लिए अधिसूचित किसान, जिसमें पट्टेदार जोतदार शामिल है, सभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई, सभी इसके पात्र होंगे। पट्टेदार मतलब जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते, जोतदार का मतलब बड़े किसान, इनको जोतदार कहते हैं, साधारण भाषा में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो ये व्यवस्था है, याद रखिए। तो ये सभी इसके लिए पात्र होते हैं। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? तो मिलेगा ये कि खरीफ की जो फसल होती है उस पर 2% तक, रबी की जो फसल होती है उस पर 1.5% तक, और अगर वाणिज्य फसल की बात कर लें या वार्षिक फसल की बात कर लें तो उस पर 5% तक यहां पर भुगतान किया जाता है। और इसमें भुगतान की ऊपरी सीमा निश्चित नहीं है प्रीमियम की, याद रखिएगा। ये राज्य और केंद्र दोनों में इसका सहयोग है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें दोस्तों, तो सरकार का इस समय जो महत्वपूर्ण जोर है ना, वो नॉर्थ ईस्ट को आपका कनेक्टिविटी को लेकर है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को लेकर सरकार हर प्रयास कर रही है, वो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या फिर कोई और, सभी में काम कर रही है और इसके तहत भी काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये रेशो है 90:10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10 स्टेट गवर्नमेंट का, और दूसरे राज्यों के लिए होता है 50% के आसपास। और ये फसल बीमा योजना के तहत किसानों में एक विश्वास आ रहा है, फसल की कहीं ना कहीं वो निश्चिंत होते हैं, अगर मौसम की वजह से खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में फसल को बेहतर करने के, क्षेत्र को बेहतर करने की तरफ अच्छा कदम है ये। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन पात्र होंगे, क्या प्रीमियम होगा, क्या लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, सब चीजें हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2002 से शुरू हुआ है दोस्तों। कब से? 2002 से शुरू हुआ। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गैर रेखिक आंशिक अंतर समीकरण के लिए नियमितता सिद्धांत दिया इस बार लुइस कैफ्रेली ने, और लुइस कैफ्रेली को यह एबेल पुरस्कार दिया है 2023 का। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्वे सरकार देती है, और नॉर्वे से दिया जाता है, याद है कि नॉर्वे से दिया जाता है, और गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है एबेल पुरस्कार। इसके तहत लगभग $7,20,000 के आसपास की राशि दी जाती है। तो बहुत अच्छा पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। अब जैसे ही आप 1 वर्ष के लिए और बढ़ाते हैं तो लगभग 9.59 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जो भी इनको सब्सिडी लाभार्थियों को दिया जाएगा 200 रुपए, वो सीधे उसके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। तो 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है एलपीजी कलेक्शन के लिए इस योजना में। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह योजना मई 2016 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। इसकी नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यह मंत्रालय जो है इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करता है। किसके लिए? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसका उद्देश्य क्यों लॉन्च क्यों की गई? तो दोस्तों ये माना गया कि हमारे देश में
आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आज हम देखें तो लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। गांव में जब रहती है तो जो खाना पकाना, चूल्हा, दिन भर का जो काम होता है वो चूल्हे से होता था, और चूल्हे में लकड़ियां लगाते थे। जिस लकड़ी में धुआं निकलना है और उस धुएं से महिलाओं और बच्चों की हेल्थ पर प्रभाव पड़ता था। उस हेल्थ को देखते हुए, दूसरा पर्यावरण को देखते हुए, तीसरा गोबर कंडों को आप जला देते थे तो उसकी कमी को देखते हुए आपने ये विचार किया कि कंडे न बनाकर गोबर से खाद बनाएंगे, चूल्हा लकड़ी नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, और दूसरी बात है प्रदूषण कम होगा। दूसरी बात है कि महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य पर जो धुएं से श्वास संबंधी, फेफड़े संबंधी रोग हो रहे थे वो कम होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया और एलपीजी कनेक्शन सबको दिया गया, ये याद रखना है। क्लियर? अब ये जो योजना है, ये योजना में 2020 तक लक्ष्य रखा गया था कि हमको 8 करोड़ कनेक्शन देना है। कितने? 8 करोड़ कनेक्शन। लेकिन ये जो लक्ष्य है ये 7 माह पहले ही अचीव कर लिया गया। 2019 में ही आपने ये लक्ष्य पूरा कर लिया और नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ गए। अब पहले तो आप एलपीजी कनेक्शन देने की बात कर रहे थे, इसका 2021 में सेकंड संस्करण लॉन्च कर दिया गया। क्या? उज्ज्वला योजना 2.0। अब उज्ज्वला योजना 2.0, इसका मतलब उज्ज्वला योजना 1 और 2.0 में अंतर क्या है? 1 जो मई 2016 को लॉन्च की गई थी, ये एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी पहुंचाने के लिए की गई थी, और 2021 में जो सेकंड उज्ज्वला योजना 2.0 आई, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और रहने लगे, जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने में प्रॉब्लम होती थी, प्रमाणित नहीं कर पाते थे, ऐसे लोगों तक आसान प्रमाणीकरण की व्यवस्था के तहत ये योजना का लाभ पहुंचाना है। मतलब इस योजना को और विस्तृत करना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रवास एक सामान्य सी बात है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास करते हैं। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप प्रवास कर जाते हैं तो उस प्रवास में आपका मूल निवास बदल जाता है। आप यूपी में थे, आप एमपी में आ गए, तो अब आपको एमपी में गैस सिलेंडर चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अब ऐसा करोगे तो यहाँ पर प्रमाणन में आसानी कर दी गई है और इजीली ऐसे लोगों को भी एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस उपलब्ध करवाया जाए, ये आसान हो जाएगा। तो ये 2.0 में, तो ये इसका पूरा योजना का प्रारूप रहा, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। हालांकि इसमें थोड़ी सी कमियां थी, जैसे सिलेंडर रिफिलिंग में दिक्कत आती थी। एक व्यक्ति जो गांव में रहता है उसके पास कोई साधन नहीं आवागमन का, तो रिफिलिंग कैसे करता। दूसरी बात, गैस के दाम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और एक जागरूकता, अवेयरनेस भी, क्योंकि आप गाँव में जब हैं तो आपको लकड़ी चूल्हा थोड़ा सा आसान लगता है, ऑपरेट करने में कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो टंकी फट जाना, गैस में आग लग जाना, कुछ गलत हो जाना, इसके डर से चूल्हा यूज़ नहीं करते थे। तो ऐसे में अवेयरनेस हो या फिर गैस की दाम हो, ऐसी सब चीज़ों के कारण इसमें दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे अगर सरकार काम कर दे तो एक क्रांतिकारी स्कीम है, जिसके तहत करोड़ों लोग हमारे देश में लाभान्वित हो रहे हैं और महिलाओं को धुएं से मुक्ति देने का काम इस योजना ने किया है, ये याद रखिएगा। बराबर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शारदा पीठ। दोस्तों, हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शारदा देवी मंदिर का कहीं ना कहीं, ये शारदा देवी जो है, इनको समर्पित माता मंदिर जो है शारदा देवी मंदिर का वर्चुअल कहीं ना कहीं समर्पित किया है और इसके अंदर घोषणा की है कि भारत सरकार शारदा सभ्यता की खोज एवं शारदा लिपि के प्रचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर शारदा पीठ के लिए करतारपुर शैली का गलियारा बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सभ्यता का हमारा अंश है और ये जो आपकी नियंत्रण रेखा है LOC, उसके पास में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, कहाँ? कुपवाड़ा जिले में तितवाल गांव है, वहां नीलम घाटी में स्थित है और ये 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। इसे हिंदू देवी सरस्वती का निवास माना जाता है। याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है। एग्जाम में क्वेश्चन देखते से ही शारदा देवी करके मेहर मत लगा दीजिएगा, अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, नेक्स्ट है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। दोस्तों, पूरे दुनिया में मौसम विज्ञान को लेकर एक संस्था स्थापित की गई थी 1950 में और इसके 23 मार्च को स्थापना किया गया। इसलिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 2023 में इसकी थीम रही द फ्यूचर
ऑफ वेदर क्लाइमेट वाटर अक्रॉस जनरेशंस, इस थीम के साथ ही मनाया गया। तो याद रखिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1950 में बना था 23 मार्च के दिन, इसलिए हर साल 23 मार्च को इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जब आप बात करते हैं नस्लीय भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो दोस्तों 21 मार्च याद आता है। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन दिवस के तौर पर चिन्हित किया है और कहीं ना कहीं नस्ल भेदभाव के खिलाफ कानून हेतु दक्षिण अफ्रीका के शार्पविल में एक शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था। किसके लिए? नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कानून पास करने के लिए। उस मार्च पर 1960 में पुलिस ने अत्याचार किया और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। उनको याद रखते हुए उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका बहुत बड़े लेवल पर इससे पीड़ित रहा है। गांधी जी भी जब 1893 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक तरफ गांधी जी अफ्रीका प्रवास पर गए केस लड़ने के लिए। शिकागो में अमेरिका में स्वामी जी गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 सितंबर के बीच में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जमशेदजी टाटा ने भी इस पे काम किया। अमेरिका जा रहे थे ज़मीन के लिए, परंतु वहाँ से लौटे। 1907 में जमशेदपुर टिस्को जो है उसकी स्थापना की गई, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में। तो ये बड़ा अलग अलग व्यवस्था रही इसमें। अफ्रीका गए गांधी जी, वहाँ लगभग 22 साल 1893 से 1915 तक का समय दिया। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, जिसको हम प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस बार इंदौर में सेलिब्रेशन हुआ था, सबको पता है। तो ये गांधी जी का अफ्रीका प्रवास रहा, जिसमें उन्होंने वहां नस्ल भेद के लिए लड़ाई की थी और उस कानून को खत्म करवाया अपने सत्याग्रह से। एक बड़ी विजय थी। लेकिन उसके बाद जड़ से ये नस्ल भेद अफ्रीका में खत्म नहीं हुआ। अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला जी ने इसके लिए आंदोलन चलाया बड़े लेवल पर। वो कई साल जेल में रहे और इन सब चीज़ों में भी ये हमारे देश की आज़ादी के बाद अफ्रीका में 1960 में भी ये दिक्कतें रहीं। आज भी दिक्कतें हैं। कई देशों में नस्ल के आधार पर, काले गोरे के आधार पर हिंसा कर दी जाती है। इसको लेकर ये दिवस मनाया गया है। विभिन्न माध्यमों से नस्लीय भेदभाव को उन्मूलन करने के लिए ये काम करता है। याद रखिएगा, अफ्रीका में घटना को लेकर मनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023। दोस्तों, वैश्विक खुशहाली सूचकांक निकालने की जो शुरुआत है वो भूटान से मानी जाती है। उसके बाद उसको यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्ताव पारित करके वैश्विक स्तर पर लागू कर दिया है। बाकी विचारधारा कहाँ की रही? भूटान की रही। याद रखिएगा, इसको हर साल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। पूछेगा कि खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट हर साल कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। हर साल कई देशों को, लगभग 150 से ज़्यादा देशों को मिलाकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस साल इस रिपोर्ट में 136 देशों के आंकड़े लिए गए हैं। कब? 2023 में। 2022 में इसके लिए 146 देशों के आंकड़े लिए गए। इस बार 136 देश लिए हैं। ये अपनी स्थिति के हिसाब से खुशहाली के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक देते हैं और पता चलता है कि कौन खुश है, कौन खुश नहीं है। इसका प्रभाव क्या? इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके देश में इन्वेस्ट होता है ना, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश की शाख बनती है, जो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। 20 मार्च के आसपास 2012 से इस रिपोर्ट को जारी करने का सिलसिला चल रहा है और इसमें खुशहाली मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों को देखा जाता है। अगर आप सामाजिक सहयोग अच्छा है आपके यहाँ तो आप खुशहाल होते हैं। अगर आपकी आय अच्छी है तो आप खुश होते हैं। अगर आपके देश में स्वास्थ्य अच्छा है तो आप खुश होते हैं। अगर स्वतंत्रता आपको मिलती है तो आप खुश होते हैं। नियमों में उदारता होती है तो आप खुश होते हैं। भ्रष्टाचार कम होता है तो खुश होते हैं। ये 6 आधार हैं खुशहाली को मापने के लिए और वैश्विक स्तर पर अलग अलग प्रकार से अध्ययन करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसको हर साल जारी किया जाता है मार्च के आसपास। अब बात करते हैं वैश्विक देशों की रैंक को लेकर। तो फिनलैंड जो है वो लगातार 6ठी बार इस पे शीर्ष पे है। डेनमार्क दूसरे पे रहा और तीसरे स्थान पर आइलैंड है। सबसे खराब प्रदर्शन किया अफगानिस्तान सबसे आखिरी में है। लेकिन हमारी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम 136 देशों में 125वें स्थान पर है भाई।
मतलब भारत खुशहाली रिपोर्ट में कम खुशहाल देशों में से एक माना जाता है, जो 2022 में 146 में 136वें स्थान पर था। तो 2022 में भी आप ऐसे नहीं थे। तो ये रिपोर्ट थी खुशहाली की, जो 2012 से शुरू हुई, और हमने आज इस लेक्चर में विभिन्न तथ्यों पर डिटेल में चर्चा किया। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर में विभिन्न चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने प्रॉपर नोट किया होगा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।